गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ण विन्यास पढ़ा था, जिसमें हमने वर्ण विन्यास भाग 1 के अंतर्गत हमने स्वर क्या होते हैं पढ़े, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, व्यंजन पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद अब हम आज आगे बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष वर्ण, और साथ ही बात करेंगे, साथ ही पढ़ेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, वर्ण विन्यास, और कौन सा पार्ट सेकेंड। चलिए, तो हमने कल बात किया था कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने स्वर पढ़ लिए, स्वर के प्रकार भी पढ़ लिए, ठीक है। फिर हमने व्यंजन पढ़ लिया, ठीक है, व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे। और फिर अब आगे आगे हमें बात करना है अंतःस्थ व्यंजन की, ठीक है। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ का, खा, गा, घा, अंगा। थोड़ा सा और दूर दूर लिखते हैं क्योंकि भी आगे पढ़ना होगा, टेबल बनानी होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब लिखते हैं ये, हाँ यहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं या, रा, ला, वा, फिर श, ख, श, ह, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। और साथ ही यहीं पर ब्रैकेट में हम दो उत्क्षिप्त व्यंजन भी लिख देते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ अंतःस्थ व्यंजन। तो ये अंतःस्थ व्यंजन है क्या, ये सबसे पहली चीज तो ये चार हैं, या, रा, ला, वा। ये चार क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। क्या होता है अंतःस्थ? अंतः का मतलब अंदर, स्थ मतलब स्थित है, मतलब दोनों जो है, या, रा, ला, वा जो है अंतःस्थ व्यंजन है, ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। कहने का आशय कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये पूरी तरीके से व्यंजन की तरह नहीं होते और ना ही पूरी तरीके से स्वर की तरह होते हैं। कहने का आशय ये, अगर हम इसको और आसानी से समझें, बहुत आसान भाषा में समझें, तो जब हम उच्चारण करते हैं या, रा, ला, वा का, तो जब ध्वनि निकलती है तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है, स्वर तंत्री से जो साउंड सिस्टम है, यहाँ से जब ध्वनि निकलती है और प्राणवायु के माध्यम से जब वो बाहर की ओर आती है, तो बहुत, ये सबसे पहले आपका ताल, जो ताल, फिर इसके बाद जीभ, इसके बाद जिसको जिह्वा करते हैं, ताल, जीभ, फिर आपके दांत और फिर होंठ। तो क्या क्या, ताल, जिह्वा, दंत और ओष्ठ, और क्या, ओष्ठ। ताल,
जिह्वा, दंत और ओष्ठ, ये ताल, जिह्वा, दंत और ओष्ठ, 1 2 3 4, जब हम इनका उच्चारण करते हैं यारा लावा का, तो जब प्राणवायु निकलती है, जब साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो जब तालु, जिह्वा और दंत और होस्ट के पास आती है, तो ये तालु, जिह्वा, दंत, होस्ट सब पास पास आते हैं। कहने का आशय, ये मान लीजिए, ये यहां से हम या रा ला वा, ये मान लीजिए यहां से निकल रहे हैं मुंह से ऐसे, ठीक। अब ये मुख है, मान लीजिए यहां से बीच से निकल रहा है, तो ये दोनों, ये तो जो जबड़ा होता है हमारा, जो जबड़ा बहुत पास पास आने की कोशिश करता है, बहुत क्लोज होते हैं, मतलब बंद होने की स्थिति में पहुंचता है, लेकिन याद ये रहे कि ये स्पर्श नहीं करता है। मतलब ये जब जो वायु निकली यारा लावा को लेकर के, क्योंकि यारा लावा जो साउंड होती है, कोई भी ध्वनि होती है, उसको वहन करने का, उसको ट्रेवल कराने का काम किसका है? तो वायु का है, ठीक है। तो यारा लावा को जब लेके वायु निकलती है, तो ये पास पास आते हैं, सन्निकट आते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं होते, इसीलिए इसको क्या कहा? अंतःस्थ। अर्थात या रा ला वा ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, इसीलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। साथ ही इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। इनको और क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं शा, खा, शा, हा। ये चार हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते हैं शा, खा, शा, हा। ये ऊष्म व्यंजन है, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो काफी घर्षण करते हुए निकलती है। तो आप देखिए, अगर एग्जाम्पल देखें, आप दोनों हथेली को ऐसे ऐसे घर्षण करिए, रगड़िए, थोड़ी देर तक ऐसे रब करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों हथेलियां कुछ गर्म हो जाएंगी, है ना। ऊष्मा पैदा हो जाती है, कुछ गर्मी सी आ जाती है। आप जैसे दोनों को ऐसे रगड़ेंगे तो इनमें एक ऊष्मा सी आ जाती है, एक गर्मी सी आ जाती है। किसी भी चीज को अगर आप रगड़ें, दो चीजों को, तो निश्चित रूप से वहां कुछ ना कुछ गर्मी आ जाती है, ऊष्मा आ जाती है। तो ये ऊष्म व्यंजन क्या है? जब सा खा को वायु लेके निकलती है, ये ध्वनि जब प्रोड्यूस होती है और हवा के माध्यम से जब वो बाहर आती है, तो चूंकि ये वे है, ये रास्ता यहाँ से स्वर तंत्री से निकलते हैं ऐसे, तो विभिन्न उच्चारण स्थानों को, विभिन्न मार्गों को छूती हुई वहां घर्षण करती हुई आती है। इस कारण इसमें ऊष्मा पैदा हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऊष्म व्यंजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे शाखा शाहा बोलें और फिर देखें कितना गर्म 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 हवा निकली हीटर की तरह, तो ऐसा इतना गर्म भी नहीं हवा निकलती है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन, शाखा शाहा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कितने हैं? 4। इसके बाद बात करते हैं छा, त्रा, ज्ञ, सा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैं सा खा, इसका उच्चारण खा कहता हूं। अभी 1-2 बार मैंने बोला, तो जब हम लोग पढ़ा करते थे एट दैट टाइम, हम इसको मूर्धन्य खा बोलते थे या शा बोलते थे, ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं, जिनकी जो 80 के दौर में जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई होगी, वो इसको खा के नाम से जानते हैं। तो शा, शा, सा, हा। अब इसके बाद छ, त्र, ज्ञ, श्रा, ये 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, संयुक्त व्यंजन मतलब 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो इसमें कौन से वर्ण है, इसमें कौन से वर्ण है, हम अभी देख लेते हैं। तो क्या क्या है छात्राज्ञा में, इसके किस मेल से बने हैं? तो जो हमारा छा वर्ण है, ये बना है का, धन, मूर्धन्य सा, धन, आ। इन 3 को मिला दिया जाए, मतलब का वर्ण, फिर मूर्धन्य खा, और ये आ स्वर, तो ये बन गया छा। इसके बाद त्रा की बात करते हैं, तो ता हलंत लगा रहेगा, रा हलंत लगा रहेगा, और आ। फिर इसके बाद बात करते हैं ज्ञान, जिसको आप कहते हैं ज्ञा से ज्ञानी। तो ज्ञा की बात करते हैं, तो जा हलंत वाला, फिर इया हलंत वाला, और फिर आ। इन तीनों को मिला दिया तो ज्ञा बनता है।
इसके बाद बात करते हैं श्रा। तो ये तालव्य शा हलंत, फिर रा हलंत और फिर ये आ, इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन गया? श्रा। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। ये 4 संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं ये लिखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ठीक है। ये अंतर इस हेडिंग डालेंगे, परिभाषा लिखेंगे, फिर आगे ऐसे लिख देंगे। इनको अर्ध स्वर कहा जाता है, ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। कितने हैं? शा खा शाह 4 हैं। और फिर ये क्या है हमारे पास? संयुक्त व्यंजन, तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इनको अंतःस्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन के बीच के हैं ये, ना तो ये पूरी तरीके से स्वर कह सकते हैं और ना पूरी तरीके से व्यंजन कह सकते हैं। स्वर तो खैर है ही नहीं है, लेकिन स्वर और उच्चारण जब करते हैं तो स्वर और व्यंजन के बीच का जैसा उच्चारण होता है, एक मध्यम मार्ग का ये अनुसरण करते हैं। इनके उच्चारण में एक मध्यम मार्ग का हम लोग अनुसरण करते हैं, ना पूरी तरह से स्वर जैसे लगते हैं, ना पूरी तरीके से व्यंजन की तरह लगते हैं। तालु जिह्वा दंत ओष्ठ आपस में सन्निकट आते हैं, पास आते हैं, लेकिन छू नहीं जाते हैं, ठीक है, स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अंतःस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे, और सॉरी इसके बाद हम अल्प प्राण, महाप्राण और क्या बात करेंगे? घोष, अघोष, ठीक। चलिए, तो अल्प प्राण पहले बात कर लेते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? देखिए, 2 हेडिंग डाल देते हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, ठीक। अल्प प्राण व्यंजन कौन होते हैं? जब हम उच्चारण करते हैं तो आप देखते होंगे अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राणवायु। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राणवायु, महाप्राण मतलब अत्यधिक क्या? प्राणवायु। चलिए, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो जब मुख विवर से हवा कम निकलती है, उसको ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जिसमें उच्चारण के समय हवा मुख विवर से क्या निकले? कम निकले। महाप्राण के अपेक्षाकृत, महाप्राण के कंपैरिजन में अगर अल्प प्राण में क्या होता है? हवा कम निकलती है मुख विवर से। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में मुख से हवा कम बाहर निकलती है, उनको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राणवायु, जिसमें हवा कम निकले वो अल्प प्राण। कौन कौन से हैं अल्प प्राण व्यंजन? ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5। ये क्या है? वर्ग का पहला अक्षर। ये क्या है? का वर्ग है। कौन सा वर्ग है? का वर्ग। का वर्ग का पहला अक्षर क्या है? का। पहला वर्ण क्या है? का। दूसरा वर्ण क्या है? खा। तीसरा का, चौथा का, पांचवा अंग। तो वर्ग का पहला, इसको कहेंगे वर्ग का दूसरा, इसको कहेंगे वर्ग का तीसरा, इसको कहेंगे वर्ग का चौथा, और इसको कहेंगे वर्ग का पांचवा। ठीक है, तो ये याद ध्यान रखिएगा कि का वर्ग का अगर पूछे कि पहला वर्ण क्या होता है तो आप बताएंगे का वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है तो आप बताएंगे खा, का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है तो आप बताएंगे गा, और का वर्ग का चौथा वर्ण क्या होता है? घा, और पांचवा क्या होता है? अंग। इसी तरह से सभी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, अब जो अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं वर्ग का पहला। सभी वर्ग का पहला, तो वर्ग का पहला क्या है? ये, चलिए यहां से यहां तक वर्ग का पहला। ठीक है, फिर वर्ग का पहला तीसरा, ओके, वर्ग का पहला
तीसरा और फिर पांचवा। मतलब वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? अल्पप्राण। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। साथ ही इसके बाद इतने तो ये हो गए, प्लस अंतःस्थ, प्लस 4 अंतःस्थ, प्लस क्या हो गए? 4 अंतःस्थ। अल्पप्राण में क्या हो गए? पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और पांचवा। तो अल्पप्राण में मैं लिख देता हूं 1, 3, 5 और क्या? अल्पप्राण। 1, 3, 5 मीन्स वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा, वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा और अल्पप्राण। हाँ, और अंतःस्थ, सॉरी, और क्या? अंतःस्थ और अंतःस्थ, अंतःस्थ ये क्या होंगे? ये अल्पप्राण वर्ण है। कौन कौन? वर्ग का पहला, अपने वर्ग का पहला ये है, अपने वर्ग का पहला ये है, अपने वर्ग का पहला ये है, अपने वर्ग का पहला और अपने वर्ग का पहला। का वर्ग का पहला वर्ग, का वर्ग का पहला वर्ण होता है का, चा वर्ग का पहला वर्ण चा, टा वर्ग का पहला वर्ण होता है टा, ता वर्ग का पहला वर्ण ता और पा वर्ग का पहला वर्ण पा। फिर इनका तीसरा वर्ण क्या होता है? 1, 2, तीसरा। फिर इनका पांचवा 1, 2, 3, 4, 5। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। तो अभी हमने जो रेड कलर से जिनको किया वो क्या है? सारे के सारे अल्पप्राण। ठीक, तो ये क्या है? अल्पप्राण। कौन कौन से हैं? ये और ये। ठीक, चलिए, तो दीज आर अल्पप्राण। अब इसके बाद बात करते हैं महाप्राण की। तो रेस्ट ऑफ जो बचे कौन सा? वर्ग का दूसरा, ठीक, चौथा, जो ब्लैक से मैं कर रहा हूं, वर्ग से दूसरा, वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। और कौन से? और ऊष्म व्यंजन। दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। कौन से? वर्ग का दूसरा, चौथा और क्या? ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गए वर्ग का दूसरा, चौथा और ये क्या हो गए? 4 ऊष्म हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे महाप्राण। अर्थात इनके उच्चारण में मुख विवर से वायु अधिक निकलती है। और सिंपल भाषा में बताएं और सिंपल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में बताएं तो आप इसको एक फार्मूला ये याद कर लीजिए अल्पप्राण और महाप्राण का सटीक। अल्प, महा, जो ऑड नंबर्स होते हैं वो अल्पप्राण, जो इवन नंबर्स होते हैं वो महाप्राण। ऑड इवन तो सब जानते होंगे। तो सबसे पहले ऐसे काखा काखा गंगा ऐसे पूरा लिख लेना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग कर देना है। अल्पप्राण मतलब, अल्पप्राण मतलब ऑड, तो 1, 3, 5। महाप्राण मतलब इवन, तो इसको मैं कर देता हूं ऑड, इसको मैं कर देता हूं इवन। ठीक है, तो ऑड 1, 3, 5 प्लस अंतःस्थ। ठीक, ये हो गए ऑड प्लस अंतःस्थ। ठीक है, ये फार्मूला है, ऑड प्लस अंतःस्थ कौन होंगे? अल्पप्राण। महाप्राण क्या होंगे? इवन प्लस ऊष्म, इवन प्लस ऊष्म, इवन प्लस ऊष्म। ये किसका फार्मूला होगा? महाप्राण का। इवन मतलब 2, 4 और ये शाखा शाखा। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण हो गए। इसके बाद बात करते हैं घोष और सघोष की। तो सबसे पहले आप इतना प्लीज नोट कर लीजिए और ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा सब कुछ। ये भी लिख लीजिएगा ऑड प्लस अंतःस्थ, ठीक है, इवन प्लस ऊष्म। कहने का आशय ये है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर आपने ऑड प्लस अंतःस्थ लिखा है, तो वो तो मैंने एक फार्मूला, एक ट्रिक बता दिया। बाकी मैंने पहले आपको समझाया कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ
इसी तरह मैंने समझाया महाप्राण वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं घोष और अघोष वर्ण कि घोष और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा। अब देखिए घोष, ये हमने लिखा घोष और अघोष। घोषत्व के आधार पर घोष वर्ण कौन से हैं, अघोष कौन है। सबसे पहले जब भी आप पढ़ें तो क्या करें, इसी का पहले अर्थ निकालें कि ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। घोष आपने सुना होगा, घोषणा, उसने घोषणा किया। तो घोषणा कैसे करते हैं, चुपके चुपके तो करते नहीं, मतलब अनाउंस करके, पुकार करके, है ना, डंके की चोट में बात करते हैं ना। जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार रात में 8 बजे उन्होंने कहा, भाइयों बहनों कल से 1500 के नोट बंद हो जाएंगे, है ना। तो वो उन्होंने कहा, ये क्या है, घोषणा करना, चिल्ला करके, बकायदे पुकार करके सबको सार्वजनिक रूप से बताना। तो घोषणा करेंगे, जब कोई घोषणा करेगा तो कान में चुपके से तो धीरे धीरे बोलेगा नहीं, मतलब तेज बोलेगा। तो घोष मतलब, घोष का अर्थ ये है कि जिसमें जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो स्वर तंत्री होती है, जो साउंड सिस्टम होता है, उसमें झंकार उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, झंकार, झंकृति होती है, ठीक है। क्या उत्पन्न होती है, झंकार। और ये झंकार क्यों उत्पन्न होती है, ये झंकार क्यों उत्पन्न होती है, जैसे सितार झंकार लेता है, ठीक है, ठीक है। ये झंकार क्यों उत्पन्न होती है, झंकृति क्यों होती है, क्योंकि इसमें नाद का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें हम जो है, जो वर्ण, जो ध्वनियां निकलती हैं, बड़ी तेज साउंड के साथ निकलती हैं, है ना। थोड़ा सा उनका जो वॉल्यूम है रेदर देन अघोष से अधिक होता है। अब उनकी आवाज थोड़ा सा तेज होती है, इसीलिए वो स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करता है, स्वर तंत्रियों में झंकार पैदा करता है, स्वर तंत्री झंकृत होती है। उस कंपन से आप ऐसे देखिए ना, एक सितार है, ठीक है, ये मान लीजिए, मुझे अच्छा चित्र बनाना नहीं आता, मान लीजिए एक सितार, आई एम नॉट ए गुड आर्टिस्ट, मुझे चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। देखिए, मान लीजिए सितार है, इसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स, तार। अगर इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, स्ट्रिंग्स को छेड़ेंगे इनको, तो यहाँ पर क्या होगा, झंकार उत्पन्न होगी। ठीक उसी तरीके से जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो यहाँ एक झंकार उत्पन्न होती है, झंकृति उत्पन्न होती है। और ये झंकृति क्यों उत्पन्न होती है, आवाज के कारण, नाद के कारण। तो घोष जो है, जो घोष वर्ण होते हैं, इनमें नाद होती है, इसलिए ये झंकार उत्पन्न होती है, ये झंकृति उत्पन्न होती है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। और इन घोष वर्ण में कौन कौन से घोष वर्ण होते हैं वो आप देख लीजिए। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ग का, क्या, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ग का 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लीजिए, ये क्या हो गए, घोष वर्ण। क्या हो गए, घोष वर्ण हो गए। अर्थात जब इनका उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्री में, साउंड सिस्टम में कंपन होगा, झंकार उत्पन्न होगी,
इसमें नाद होता है, इसमें क्या होता है, नाद होता है, नाद। अच्छा ये स्ट्रिंग्स मिटा दूं तो नाद होता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, इसके साथ साथ मतलब घोष में क्या है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके साथ साथ ये अंतःस्थ, इसके साथ साथ या, रा, ला और वा, ये चारों अंतःस्थ। फिर क्या इसी के साथ क्या होगा, और अंतःस्थ। साथ ही साथ एक ऊष्म व्यंजन से भी होगा, एक ऊष्म व्यंजन से होगा, कौन, हा। ये हा, हा एक ऐसा एक्सेप्शन है, हा केवल एक ऐसा एक्सेप्शन है जो ऊष्म व्यंजन का अकेला एक वर्ण है जो किसके साथ चला जाता है, यारा लावा के साथ घोष वर्ण में चला जाता है, कौन, हा। ये कंपटीशन में जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या, हा। चार विकल्प देंगे, निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, क्या क्या देंगे, सा, हा, सा, हा। अब कैंडिडेट क्या करेगा, एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, सोचेंगे कि ये सभी तो एक ही ग्रुप के हैं, एक ही समूह के हैं, कौन से, ऊष्म वाले हैं, तो ये तो लगता है तो क्वेश्चन गलत है या पूछा गलत है, तो फिर वो क्या कर देते हैं, इन्हीं में से कोई एक टिक कर देते हैं, ठीक है, गलत हो जाता है। ये किस में जाएगा, घोष में, तो अंतःस्थ प्लस हा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतःस्थ वर्ण ये, और ऊष्म का केवल ऊष्म का हा वर्ण इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात करते हैं अघोष वर्ण की। अघोष वर्ण क्या है, अघोष, अघोष मतलब ना घोष, अर्थात इनके उच्चारण में बहुत ज्यादा नाद नहीं होती, या यूं कह ले नाद होती ही नहीं, श्वास होती है। क्या होती है, श्वास, केवल हवा निकलती है और ध्वनि निकलती है, श्वास होती है इसमें और ध्वनि निकलती, बाकी बहुत ज्यादा इसमें नाद नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूम लेवल जो है अत्यधिक नहीं होता है। तो ये श्वास होगी अघोष में, और इसमें वर्ग का पहला, दूसरा, कौन कौन सा, वर्ग का पहला, दूसरा, मैं इसको रेड पेन से कर देता हूं, वर्ग का पहला, दूसरा, ये वर्ग का पहला, दूसरा, और बचा क्या, शा, खा, शा, हा, क्या बचा, शा, खा, शा, हा, ये वर्ग का पहला, दूसरा, शाखा, शाह। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या क्या हो गया हमारे पास, वर्ग का पहला, दूसरा, और ऊष्म व्यंजन में कौन नहीं आएगा, हा नहीं आएगा, तो क्या क्या आएंगे, सा, खा, शा। अब इसके बाद अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो अघोष वर्ण कौन कौन से हैं हमारे पास, अघोष में है वर्ग का पहला, दूसरा, वर्ग का पहला, दूसरा, प्लस हमारे पास है ऊष्म, ऊष्म में कौन कौन से, श, श और श। इसमें घोष वर्ण में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतःस्थ, हा, और सभी स्वर, और क्या, सभी स्वर। देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस अंतःस्थ, यारा, लावा, प्लस ऊष्म में से केवल हा, और सभी स्वर, ये क्या है, घोष वर्ण है। इसके अलावा अघोष वर्ण है वर्ग का पहला, दूसरा, और शा, खा, शा, ये क्या है, अघोष वर्ण। प्लीज नोट कर लीजिएगा घोष में क्या क्या है, मैं फिर से इधर लिख देता हूं, ये वाले हैं घोष। तो घोष में है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतःस्थ, ठीक है, अंतःस्थ प्लस यार अलावा हो गया अंतःस्थ, प्लस ऊष्म में से हा, प्लस सभी स्वर, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गए घोष।
और ये हो गए अघोष। अघोष में इधर अलग सेपरेट करके लिख देता हूँ। ये अघोष है, कौन सा, पहला, दूसरा, उस में से सा खा शा, शा खा और सा, ये तीन, और ये क्या है, अघोष वर्ण है, ये क्या है, घोष वर्ण। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसको प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद पढ़ते हैं उच्चारण स्थान, बालाघात और व्यंजन गुच्छ। क्या क्या पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान, बालाघात और व्यंजन गुच्छ। क्या क्या पढ़ना है, उच्चारण स्थान, बालाघात और व्यंजन गुच्छ। ठीक, ये चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण स्थान, अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से कौन सा वर्ण निकलता है, ठीक है, कौन सी ध्वनि कहाँ से प्रोड्यूस होती है, उसके ओरिजिन को जानना है। ठीक है, जैसे गंगा कहाँ से निकलती, हिमालय से निकलती है, तो ये हमने जाना कि गंगा का ओरिजिन, जो गंगा का उद्गम स्थल है क्या, हिमालय। ठीक उसी तरीके से ये वर्ण, ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इनका उद्गम स्थल क्या है वो हमको देखना। चलिए, तो सबसे पहली चीज कि हम इधर लिख लेते हैं फिर से, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, हड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, ख, सा, हा, श, त्र, ज्ञ, स। चलिए, और स्वर भी लिख लेते हैं। चलिए, स्वर आपको याद है, देख लेंगे अभी। एक सूत्र लिखते हैं, पहला है आ उह विसर्जनीयानां कंठ। सूत्र अच्छे से लिख दें, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखें। क्या सूत्र है, पहला आ उह विसर्जनीयानां कंठ, विसर्जनीयानां कंठ। मतलब क्या है इसका, आ मतलब आस्वर, कौन सा, छोटा आ और बड़ा आ दोनों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपने एक सूत्र समझ लिया, इसका मतलब है आपका उच्चारण स्थान कंप्लीट। आ का मतलब हो गया आ, छोटा आ, बड़ा आ दोनों। जब भी ये आएगा आ, ई, मतलब दीर्घ ई और ह्रस्व ई। यहाँ पर आ आया, इसका मतलब केवल एक आ से मतलब नहीं, इसका ये डिनोट करता है, ये इंडिकेट करता है कि दोनों आ। कु का मतलब है का वर्ग, कु का मतलब क्या है, कु स्टैंड फॉर का वर्ग, कु मतलब का वर्ग। अब का वर्ग क्या है, का वर्ग ये है। जैसे ही हम कहें का वर्ग, तो का वर्ग का मतलब केवल का नहीं होता है, का वर्ग का मतलब क्या होता है, का से लेके अंगा तक। तो जैसे हमने कहा का वर्ग, तो का, खा, गा, घा, अंगा।
हम कहें चा वर्ग तो चा, छा, जा, झा, ञ। अगर आपसे कहा जाए टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे वर्ण, तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। आपसे कहा जाए ता वर्ग तो ता, था, दा, धा, ना। आपसे कोई कहे पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। या वर्ग नहीं होता, याद रखिए केवल 5 वर्ग होते हैं, यहां से लेके यहां तक ही। ठीक है, चलिए। तो आ का वर्ग, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा। अच्छा, उच्चारण स्थान में अभी हम ये 5वें अक्षर को छोड़ देंगे। ठीक है, का वर्ग का होता है, का वर्ग का मतलब होता है का से लेके ज्ञा तक, लेकिन हम का से लेके कहां तक चलेंगे, घा तक चलेंगे। ठीक, तो का वर्ग और ब्रैकेट में लिख देंगे 5वें वर्ण को छोड़कर। ठीक है, वो एक्सेप्शन है। आ का वर्ग तो पूरा लेंगे, लेकिन 5वें को छोड़ देंगे, 5वें वर्ण को छोड़कर। का, खा, गा, घा। तो क्या क्या लेंगे का वर्ग के अंतर्गत, का को ले लेंगे, खा को ले लेंगे, गा को ले लेंगे और घा, 5वें अंगा को छोड़ देंगे। फिर क्या लिखा है, हा। हा का मतलब है हा, ये वाला हा, ये वाला। फिर विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग, इसको आहा कहते हो। और क्या, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, हमेशा कंठ। क्या होगा, कंठ। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु मतलब, ई का मतलब है ई, दिस इम्प्लाइज दैट, ये बता रहे हैं हमको, ये ई स्टैंड फॉर छोटी ई, बड़ी ई दोनों, दीर्घ और ह्रस्व दोनों। चू मतलब क्या है, चावर्ग। चू मतलब ये चू स्टैंड फॉर चावर्ग। चावर्ग में किसको छोड़ देंगे, 5वें अक्षर को छोड़ देंगे, फिफ्थ वाले को, फिफ्थ वर्ण को छोड़कर। ठीक है, फिफ्थ वर्ण को छोड़कर। फिर या, चा के बाद क्या आता है, या। तो ये यहाँ पर सूत्र में क्या है, चा के बाद या लिखा है ना, तो या, ये वाला या। फिर सा, फिर ये सा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। क्या है, तालु है। ठीक, इसके बाद टा वर्ग पे आते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद टा वर्ग पे आते हैं। तीसरा, ऋतु, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मतलब क्या हुआ, ये जो री है, री का मतलब री, ऋषि, ऋषि वाली। टू मतलब क्या है, टावर। ठीक है, रा, रा का मतलब रा, सा का मतलब ये सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। री, टावर। टावर में किसको छोड़ देंगे, 5वें को छोड़ देंगे। ये हर में अंडरस्टूड है, क्या छोड़ना है, 5वें वाले को छोड़ देना है। टावर ले लेना है, टा, ठा, डा, ढा, 5वें को छोड़ देना है। फिर इस 3 हो गए, तो री, टावर, रा और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। हम क्या पढ़ रहे हैं, उच्चारण स्थान। ठीक है, ये उच्चारण स्थान के सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इरेज करूं। 3 हो गए। अगले क्रम में चलते हैं, चौथे नंबर पे। ऋतु रसाना मूर्धा हो गया। फिर है चौथे नंबर पे है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको बनना है ऋतु लसाना दंत। मतलब
ली का मतलब होता है ली, संस्कृत में होता है ली, इसमें होता है संस्कृत भाषा में होता है ली। तू का मतलब है तावर्ग, लेकिन पांचवें को फिफ्थ वर्ण को छोड़कर, ठीक है। तो ता था दा धा लेंगे, ना को छोड़ देंगे, छोड़कर तो ली हो गया, तू हो गया। अब किसकी बारी आ गई, अब किसका टर्न आ गया, ला का, तो ला। फिर किसका टर्न आ गया, सा का, सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। क्या है, दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तावर्ग, ली का मतलब ली, तू का मतलब तावर्ग, पांचवें अक्षर को, पांचवें वर्ण को छोड़ करके, फिर ला का मतलब है ला, और सा का मतलब है सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है उ, पुक, ध्यानीयानाम च ओष्ठौ। मतलब उ, छोटा उ हो चाहे बड़ा उ, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। पु का मतलब पु स्टैंड फॉर पावर, है ना, पांचवें वर्ण को छोड़कर। इसके बाद उपु ध्यान जोश, बस इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ठीक। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। किसका, पा, फा, बा, भा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ठीक। इसके बाद चलते हैं, 6 है। अब ये बचा ना, ये सब इसके लिए है इया, अंगा, मा, इया, अंगा, मा, अड़ा, ना, नाम च नासिका। इयं इयं गणनानां च नासिका। इया, अंगा, मा, अड़ा और ना, 1 2 3 4 5, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। नासिका मतलब नाक। ये जो 5 बचे ना, 1 2 3 4 5, जिनको हमने भी छोड़ दिया था, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। तो जो छठवां सूत्र है वो है इयं गणना नाम च, इया, अंगा, मा, अड़ा, ना, इयं गणना नाम च नासिका। इयं गणना नाम च नासिका। इनका उच्चारण स्थान पांचवें वाले का, हर एक वर्ग का जो पांचवा है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका अर्थात नाक होगा। तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं। ए और ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ताल, ठीक है। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ताल। फिर 8वें में आते हैं ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। क्या है, कंठ और ओष्ठ। फिर इसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। ये बचे थे ए ऐ ओ औ और वा।
इनका उच्चारण स्थान ये है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, और व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। तो ये हो गया आपके उच्चारण स्थान। इसके बाद अगला है बलाघात, जिसको स्वराघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराघात। अब जैसे इसके नाम से मालूम चलता है, बल धन आघात, बल धन आघात, अर्थात इसका आशय ये है, जब हमें किसी वाक्य में किसी शब्द पर या किसी वर्ण पर विशेष बल देना है, विशेष जोर देना है, उसको एम्फेसाइज करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? बलाघात का, स्वराघात का। मतलब वहां पर हमको अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करना है, वहां पर और हमें थोड़ा सा गंभीरता लानी। जैसे मैं रात भर सोता रहा, तो अगर भर ना लगाइए तो मैं रात में सोता रहा, ठीक है। मैं रात भर किस लिए लगाया? मैं रात भर जागता रहा, मैं जागता रहा भी हो सकता है, मैं जागता रहा, भर क्यों लगाया? मतलब एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, बल देकर कहने के लिए, जोर दे के कहने के लिए, है ना। तो अब बलाघात स्वराघात दो प्रकार का होता है। एक होता है शब्द बलाघात, शब्द बलाघात, और दूसरा होता है वाक्य बलाघात। क्या होता है? वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात में क्या करते हैं? किसी शब्द के किसी वर्ण में, किसी शब्द के किसी वर्ण में हमें क्या करना है? जोर देना है। जैसे बहुत मंदी है, क्या है? बहुत मंदी है, बहुत मंदी है। तो चूंकि हमें मंदी को एम्फेसाइज करना है, मंदी को जोर देना है, तो इसको हम जोर दे के बोलेंगे। मंदी है, दी है, तो जो दी निकल रहा है वो उसकी आवाज और वो तेज हो जाता है। आज ठीक है, बहुत मंदी है, बहुत मंदी है। तो माँ जो है इसको हल्के से बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे, और दी को थोड़ा सा चढ़ा करके, थोड़ा सा खींच करके बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? बलाघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलाघात। बोलिए मंदी। जैसे आप मंदी बोलेंगे तो मन, जो माँ है पहला वाला वर्ण, वो क्या होगा? थोड़ा सा उसको कम खींच के बोलना है, धीरे से बोलना है, और दी को थोड़ा सा खींचना है, तेज बोलना है, मंदी, है ना। ये तो ये क्या हो गया? ये हो गया शब्द बलाघात। क्या हो गया? शब्द बलाघात। हमें वाक्य के किसी एक शब्द के किसी एक अक्षर पर या एक वर्ण पर हमने क्या किया? बलाघात किया। किसी शब्द के एक वर्ण पर हमने बलाघात किया, ठीक है, दी पर किया। कभी कभी होता है, एक वाक्य है, राम आ गया। अब हमको इस पर मान लीजिए बलाघात करना है, तो राम आ गया, राम आ गया। तो यहां पर हम इसको इस पर जोर देंगे। तो ये क्या है? एक वाक्य में एक शब्द को ही हमने क्या किया? बलाघात हमने किया इस पर, ठीक है। वह सारी मिठाई खा गया। तो ये मिठाई पे हमने क्या खाया? मिठाई खा गया सारी। अब हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बची, तो हमने मिठाई पे हमें क्या करना है? वाक्य बलाघात करना है, अर्थात मिठाई पे हमको ज्यादा जोर देना है, ठीक है। वह सारी मिठाई खा गया, मिठाई खा गया। अब इस मिठाई पर हमने क्या किया? बलाघात किया, ठीक है। इसको ज्यादा एम्फेसाइज किया, ज्यादा जोर दे के बोला, यहाँ पर हमने ज्यादा बल दे के बोला, है ना। बल दिया ना मिठाई में, जब बोला हमने तो तेजी से बोला तो बल लगा ना, तो ये बलाघात हो गया, ठीक है। बल से अब मतलब ज्यादा फोर्सफुली हमने इसको बोला, ज्यादा तेजी के साथ बोला, ज्यादा हमने यहाँ पर अपने बल से इसको आघात पहुंचाया इस शब्द को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वाक्य बलाघात। अब एक और आता है निपात। निपात और बलाघात दोनों लगभग सिमिलर हैं। अंतर सिर्फ इतना है, निपात एक प्रकार का अव्यय है, और इसमें हम किसी भी शब्द के ऊपर जो है बलाघात कर सकते हैं, किसी भी शब्द पर हम बलाघात कर सकते हैं, अर्थात उस पर जोर देकर बोल सकते हैं। लेकिन निपात में क्या होता है? निपात केवल अव्यय शब्द होते हैं, इसमें बलाघात का प्रयोग हम किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे
वह सुबह ही चला गया, तो उसमें जो ही आया वह सुबह ही चला गया, वह सुबह ही चला गया। अब इसमें ही पर हमने जोर दिया है, तो ये ही जो है बालाघात नहीं, ये क्या है, ये निपात है। ये जो ही है वह सुबह ही चला गया, तो ये जो ही है ये क्या है, निपात है। क्या है, निपात। अव्यय जब आएगा टॉपिक तो हम उसको पढ़ाएंगे। तो अव्यय में कौन सा एक है, एक अव्यय होता है निपात, ठीक है, जो बल देने के लिए, फोर्स करने के लिए होता है, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए वाक्य में निपात का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, जिससे निपात का जो प्रयोग होता है ठीक उसी अर्थ में, उसी तरह से, उसी कार्य के लिए बालाघात या स्वराघात का भी प्रयोग होता है। अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि वो अव्यय है और ये कोई भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद एक और चीज है, शब्द हाँ शब्दगुच्छ। जैसे चलिए शब्दगुच्छ पढ़ लेते हैं। हाँ, व्यंजन गुच्छ या शब्द गुच्छ, तो व्यंजन गुच्छ पढ़ लेते हैं। अभी आपने देखा, पढ़ा कि हमारे पास छात्राज्ञा और श्रा है, व्यंजन गुच्छ। हमारे पास छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये क्या है, दो वर्णों के या दो से अधिक वर्णों से के संयोग से बने हैं, मिल के बने। इसमें का और मूर्धन्य सा और आ मिला दिया, इसमें ता हलंत वाला रा और आ मिला दिया, तो ये संयुक्त, ये पहले से हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे हमारे पास वर्ण हैं, शब्द हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं पक्का। अब देखिए इसमें ये एक तरह से ये का और ये का दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ मिल रहे हैं, संयुक्त क्या हो रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं। संयुक्त हो रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं। और जब कोई चीज जुड़ जाती है, गुच्छ मतलब गुच्छा, जैसे फ्लावर का बंच है, तो एक फूल आपने लिया, दूसरा फूल लिया, तीसरा फूल लिया और 8-10 फूल ले लिए, उनको सम्मिलित कर दिया, संयुक्त कर दिया, तो क्या बन गया, बंच बन गया, गुच्छा बन गया। ठीक उसी तरह से हमें जब इस तरह से एक समान मतलब एक जैसे या एक आधा होगा और एक स्वर युक्त होगा, जब दो व्यंजन वर्णों का, जब दो व्यंजन, इसकी डेफिनेशन बताते हैं, जब दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब ये पक्का हो गया, फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्यास हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, त्याग हो गया। तो ये क्या है, त्याग और प्यार, तो ये क्या है, गुच्छ है, व्यंजन गुच्छ। जब दो व्यंजन ही मिलते हैं, जब दो व्यंजन मिल जाते हैं तो उसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करके आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।